ग्रह का वर्ण क्या है, कौन से ग्रह जो हैं वो मैलेफिक हैं, बेनेफिक हैं, ये सब चीजें डिस्कस हुई थी। आज हम कारक तत्वों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कौन सा ग्रह क्या कारक तत्व लेकर कार्य करता है, किस तरीके से कार्य करता है, हर ग्रह की क्या विशेषता है, क्यों हर ग्रह जो है वो जरूरी है, किस रूप से काम करता है। देखिए, जैसे हम प्लानिटरी कैबिनेट की जब बात करते हैं तो ये हमने बात की थी कि प्लानिटरी कैबिनेट के अंदर जो किंग माना गया है, जो राजा माना गया है, वो माना गया है सूर्य। सन इज द प्लैनेट जिसको किंग कंसिडर करते हैं प्लानिटरी कैबिनेट के अंदर, वो राजा है। पराशर ऋषि अपने ग्रंथ में अपने शिष्य को बोलते हैं, जब उनके शिष्य पूछते हैं कि इस पृथ्वी पर कोज ऑफ क्रिएशन क्या है, हर चीज किसी ना किसी कारण से जन्मी है, जो भी चीज इस सृष्टि में आई है वो किसी न किसी कारण से आई है, उसके क्रिएशन के पीछे कोई कॉज है। तो यहां पर बात ये उठती है कि हु इज द कॉज ऑफ क्रिएशन। तो इसके जवाब में पराशर जी बोलते हैं कि इट इज द प्लैनेट सन हु इज द कॉज ऑफ क्रिएशन। सूर्य जो है वो कारण है किसी भी व्यक्ति की क्रिएशन का। कई कई दफा व्यक्ति अपने बारे में ये पूछता है कि भाई मैं क्यों जन्मा, किस लिए मैंने जन्म लिया है, किस कार्य के हेतु मैंने जन्म लिया है। तो जब बात आपके खुद की क्रिएशन की भी आएगी तब भी जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है वो है सूर्य। तो फाइनली इट इज द प्लैनेट सन हु इज द कॉज ऑफ क्रिएशन। क्यों? क्योंकि व्यक्ति एक जीव आत्मा के तौर पर इस धरती पर आता है। आत्मा का कारक कौन है? हु इज द कारक ऑफ सोल? सूर्य इज द कारक ऑफ सोल। सूर्य जो है ये नैसर्गिक आत्मकारक है। मुझे किसी की भी कुंडली उठा के देखनी है तो मैं उस कुंडली के अंदर जो नैसर्गिक आत्मकारक है वो मैं सूर्य को लूंगा, कुंडली किसी की भी हो। नैसर्गिक आत्मकारक जो है वो सूर्य है। किसी भी सोल को, किसी भी जीवात्मा को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होने के लिए, उसके आध्यात्मिक उत्थान के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, सूर्य वेल प्लेस्ड है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर पाओगे, आप आध्यात्मिक तौर पर ऊंचे उठ पाओगे। ये सूर्य के हाथ में। जिस भी व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ये भाव होता है ऊंचा उठने का आध्यात्मिक रूप से, तो उसके पीछे जो शक्ति है वो सूर्य की है। जब तक सोल के अंदर, जब तक आत्मा के अंदर प्योरिटी नहीं होगी, व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से ऊपर नहीं उठेगा। इसलिए सूर्य का कुंडली में अच्छे से प्लेस होना, अच्छे से एस्पेक्ट होना प्लैनेट्स का, बेनिफिक एस्पेक्ट्स होना, बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ उसका कंजंक्शन होना बड़ा जरूरी होता है ताकि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा कर सके। अब बात आती है आपके खुद के जन्म की। व्यक्ति सबसे पहले ये जानने के लिए उसके अंदर उत्सुकता रहती है कि मैं किस कारण से जन्मा हूं, मेरे जन्म के पीछे ऐसी कौन सी चीज है। एज अ सोल, एज अ जीवात्मा मैं किस कार्य के लिए आया हूं। उसके लिए यू हैव टू सी द प्लेसमेंट ऑफ सन इन योर होरोस्कोप। आपकी कुंडली में आपका सूर्य जिस भाव में बैठा है, जिन ग्रहों के साथ में बैठा है, जो ग्रह उसको देख रहे हैं, उन ग्रहों के पास कौन कौन से हाउसेस मौजूद हैं, वो हाउसेस उन कर्मों को दर्शाएंगे, उन चीजों को बताएंगे जिसके कारण आपका आध्यात्मिक उत्थान होगा और कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस को फुलफिल करने में कामयाब हो। व्यक्ति पूछता है
सोल का काम क्या है? सोल का काम सबसे पहला है अपने सोल पर्पस को ढूंढना, क्योंकि हर जीवात्मा का एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से वो यहाँ उतरी है। अगर वो उस उद्देश्य को पूरा कर लेती है तो यकीन मानिए जीवन मरण के जो ये काल चक्र है उससे उसको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती है। नहीं तो अगर वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता तो आप ऐसा ही कुछ बर्थ चार्ट लेकर फिर अगला जन्म लेंगे, फिर अगला जन्म लेंगे, और यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा निरंतर रूप से, अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज पर काम नहीं करेंगे जब तक, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कौन देगा? सूर्य। सूर्य सूर्य आपकी कुंडली में जिस घर में बैठा है, जिन प्लैनेट्स के साथ में बैठा है, उन प्लैनेट्स का सूर्य के साथ में जो योग बनता है, और वो योग जिन घरों के कारण बनता है, वो जो योग करने वाले प्लैनेट्स हैं, वो जो युति करने वाले प्लैनेट्स हैं, वो कौन सा घर लेकर चल रहे हैं, वो घर जो है वो आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में आपकी सहायता करेगा। कैसे? सपोज करिए किसी का सूर्य 5th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में सूर्य बैठा है। 5th हाउस की जब हमने बात की थी तो हमने सबसे पहली चीज जो 5th हाउस के लिए रखी वो है ज्ञान, वो है लर्निंग। तो आपका सोल पर्पस तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा जब तक आप अपनी लर्निंग को नहीं बढ़ाते हो। अब यहाँ लर्निंग का अर्थ जो है, जो ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ उन सब्जेक्ट से नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, आप सोच रहे हैं कि मैं तो इंजीनियर बन जाऊं, तो वो यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है विजडम, यहाँ पे ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है अपने धर्म का ज्ञान। धर्म का ज्ञान मीन्स राइचियसनेस का ज्ञान। अगर आपका सूर्य 6ठे घर में है तो आपका सोल पर्पस जो है वो सेवा से जुड़ा हुआ है। सेवा क्यों? क्योंकि 6th हाउस को हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं सर्विस। हर व्यक्ति, हर व्यक्ति इस दुनिया में कहीं ना कहीं खुश रह सकता है चाहे तो। क्यों? क्योंकि उसके खुद के मुख से ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि मैं जब ये कार्य करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब ये काम करता हूं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ज्ञान किसी भी तरीके का हो वो पंचम भाव से है। एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वो 8वें घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अष्टम भाव में हर तरीके का ऑकल्ट समाया हुआ है। आपका सूर्य यदि 8वें घर में है, या सूर्य के साथ में 8वें घर के स्वामी की या 5वें घर के स्वामी की युति है या दृष्टि है, तो हम ये कहेंगे कि इस व्यक्ति की सोल जो है, इस व्यक्ति की अंतरात्मा को तृप्ति तब मिलती है जब ये पंचम भाव या अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्य करता है। आपने देखा होगा हर आदमी के खुश रहने का एक अलग ही नजरिया है। कई लोग ऐसे हैं कि जब वो अपने यार दोस्तों के साथ में बैठे हैं तो वो बोलते हैं हमें इस समय कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसा लगता है जैसे हमें परमानंद मिल गया। और कई लोग ऐसे हैं जो एकांत में बैठते हैं, अकेले हो जाते हैं, उनके साथ में कोई नहीं होता, खुद को एकदम से लॉकडाउन की स्थिति में ले आते हैं, और वहां पर भी वो बैठ के खुश हैं, उनको अकेलापन खुशी देता है। क्यों है ऐसा? ये सब बातों का पता चलता है सूर्य की पोजीशन से। यदि आपका सूर्य 12th हाउस में है या 12th लॉर्ड के साथ है तो यकीन मानिए जितनी खुशी आपको अकेला रहकर होगी उतनी खुशी आपको किसी के साथ रहकर नहीं होगी। ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि सूर्य कौन है? सूर्य हम खुद हैं, एज अ जीवात्मा हम खुद हैं। और सिर्फ आध्यात्मिक उत्थान के लिए नहीं, किसी भी जीव के किसी भी प्रकार के उत्थान के लिए उसकी आत्मा का स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। और स्वच्छता आत्मा की तब होगी जब सूर्य के साथ में कंजंक्शन या
एस्पेक्ट होगा किन प्लैनेट्स का? शुभ ग्रहों का। शुभ ग्रहों का। शुभ ग्रह कौन से हैं? आप सबको शुभ ग्रह का पता है। बृहस्पति शुभ है, शुक्र शुभ शुभ है, चंद्रमा शुभ है, बुध शुभ है, यदि शुभ के साथ है, अशुभ के साथ है तो वो भी अशुभ है। तो जब शुभ ग्रहों के साथ सूर्य का कोई भी रिलेशन बनेगा, चाहे कंजंक्शन से बने, चाहे दृष्टि से बने, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति की जो आत्मा है वो निर्मल है। हम किसी भी व्यक्ति से, जब व्यक्ति ज्योतिष के अंदर बहुत आगे बढ़ जाता है, तो हमेशा वो ज्योतिष से ये भी सोचने की कोशिश करता है, ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि जिस व्यक्ति के साथ वो जुड़ने जा रहा है, ये व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, ये किस तरीके का व्यक्ति है। तो यहां पर सूर्य की प्लेसमेंट या सूर्य का जो संबंध होगा उसकी कुंडली में, वो आपको ये बताएगा कि वास्तव में ये व्यक्ति आत्मा से कैसा है। हम कई दफा बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो हमें नहीं लगता, कोई अच्छे कर्म करता हुआ या कोई ना कोई दिक्कत करता हुआ हमें दिखाई देता, तो हम बोलते हैं ये व्यक्ति की आत्मा अच्छी नहीं है, ये अंदर से अच्छी सोल नहीं है। हम उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, हम बोलते हैं ये प्योर सोल नहीं है। तो प्योर सोल है कि नहीं है, व्यक्ति नोबल सोल है कि नहीं है, वो आपको उसके सूर्य की प्लेसमेंट बता देगी। अगर सूर्य ठीक है, अगर सूर्य के साथ में अच्छे प्लैनेट्स का वो है समावेश, तो यकीन मानिए वो एक प्योर सोल है। जो भी व्यक्ति वो प्योर है। सूर्य के बाद बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा, सूर्य जिस तरीके से किसी भी भाव में होकर आपको यह बताता है, या किसी भी भाव के स्वामी के साथ जुड़कर यह बताता है कि आपकी आत्मा कहां से जुड़ी हुई है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा की प्लेसमेंट किसी भी भाव में यह बताएगी कि मानसिक तौर पर निरंतर रूप से आप किस चीज के बारे में सोचते रहते हैं। वो कौन सी वस्तु है जो 24 घंटे आपके मन के अंदर घूमती रहती है। हर व्यक्ति, इस दुनिया का हर व्यक्ति जो भी कोई है, उस व्यक्ति का अगर आपने ये जानना है कि ये मन से निरंतर रूप से क्या सोचता रहता है, 24 घंटे मन में कोई ना कोई चीज रहती है। चंद्रमा सेकंड में है, चंद्रमा सेकंड में है। सेकंड हाउस किस चीज का है? फैमिली का है, फाइनेंस का है, खान पान का है। व्यक्ति बार बार क्या सोचता रहेगा? अरे खाऊं क्या, अरे पैसा कहां से आएगा, अरे फैमिली का क्या होगा। तो हर चीज उसकी कहीं ना कहीं फैमिली से जुड़ जाएगी। कहां पर? उसके मन में। बिकॉज चंद्रमा किस चीज का कारक है? मन का कारक। चंद्रमा की प्लेसमेंट किसी भी हाउस में या किसी भी लॉर्ड के साथ में उसकी युति या उसकी दृष्टि आपको क्लियर पिक्चर दे देगी सामने वाले व्यक्ति का कि ये व्यक्ति निरंतर रूप से किस चीज के बारे में सोचता रहता है। आपको घरों की इंफॉर्मेशन पूरी है। आप सब लोगों को पता है कि 1 से लेकर 12 घर तक व्यक्ति कौन कौन से फलों को देखता है। 1 से लेकर 12 घर तक कौन कौन से घर हैं जिनके बारे में वो सोचता है। यदि पंचम भाव में चंद्रमा है तो क्या कहेंगे? व्यक्ति हमेशा मौज मस्ती के बारे में सोचेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने के बारे में सोचेगा, या 24 घंटे उसके दिमाग में ये रहेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, या बच्चों को ये हो गया, या बच्चों को वो हो गया। क्योंकि पंचम भाव इन सब चीजों को दर्शाता है। तो चंद्रमा की प्लेसमेंट जिस भी हाउस लॉर्ड के साथ में कंजंक्ट होकर बनेगी, या जिस भी हाउस के अंदर वो बैठ जाएगा, वहां से आपको व्यक्ति की मानसिक स्थिति का पता चल जाएगा कि ये मन में अपने क्या लेकर घूमता रहता है। किसी का चंद्रमा 10वें घर में है, आपने उसको साथ में अपने बुला लिया, बोला चलो यार घूमने चलते हैं कहीं। आप उसको घूमने ले गए। आप सोच रहे हो चलो घूमने चले हैं, थोड़ी बहुत मौज मस्ती की बात की जाए, थोड़ा सा इसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन उसके मन में वो क्या करे? उसको तो आप धरती के किसी भी कोने में लेके जाएंगे, उसके मन में क्या चलता रहेगा? अरे वो ऑर्डर आया कि नहीं आया,
अरे वो काम मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे भाई घूमने क्यों आए हो, इससे अच्छा वही करो जो मन में है। आपके मन को क्या चीज तृप्त करेगी, ये आपको चंद्रमा बताए। चंद्रमा जिस घर से जुड़ा है या जिन घरों से जुड़ा हुआ है, जब उन घरों के आप काम करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि जी चंद्रमा जब 12वें घर में हो तो खराब हो जाता है, क्योंकि 12वां घर जो है वो व्यय का है, वो एक्सपेंस का है, तो यहां मन पीड़ित होने लगता है। क्यों भाई? 12वां घर जो है वो आइसोलेशन का है, 12वां घर मेडिटेशन का भी है। जब आप कोई भी कार्य, और खासकर वो कार्य उस हाउस का करना शुरू कर देते हैं जहां पर आपका चंद्रमा है, आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा यदि किसी का 12वें घर में है, उसको आपने मेंटल सेटिस्फेक्शन देना हो, चंद्रमा की दशा चल रही हो, तो आप रेमेडी के तौर पर उसको क्या बोलेंगे जानते हैं? आप रेमेडी पे उसको बोलेंगे, क्योंकि आपका चंद्रमा 12वें घर में है और चंद्रमा की आपको दशा चल रही है, तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप रेगुलर तौर पर मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे और चंद्रमा की दशा में करेंगे, तो डेफिनेटली ये आपको मेंटल पीस और मेंटल सेटिस्फेक्शन के अंदर ये इसके प्रभाव आएंगे। तो चंद्रमा आपके मन का कारक है। अब बात ये आती है कि कुछ व्यक्ति हमें बहुत सुखी दिखाई देते हैं, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, और कुछ व्यक्ति हमें इस तरीके के दिखाई देते हैं कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी एक बेचैनी उनके मन में रहती है। कौन सा प्लैनेट बताता है? अगेन चंद्र। चंद्रमा का साथ चंद्रमा का साथ जब अशुभ ग्रहों से रहेगा, अशुभ ग्रह कौन? शनि, मंगल, राहु, केतु, तो ये व्यक्ति को मानसिक रूप से सही नहीं रहने देता। व्यक्ति मेंटली बैलेंस स्टेट में नहीं रह पाएगा पूरी तरीके से। उसके मन में 24 घंटे किसी ना किसी तरीके का जो है वो द्वंद्व चलता रहेगा, वो युद्ध चलता रहेगा, क्योंकि यहां पर चंद्रमा जो है वो आजाद नहीं है, वो मैलेफिक प्लैनेट्स के अफेक्ट में आ। और वहीं जब चंद्रमा का संबंध शुभ ग्रहों से बनेगा, बृहस्पति से बनेगा, शुक्र से बनेगा, बृहस्पति से बनेगा, शुक्र से बनेगा, या बुध से बनेगा, युति से या दृष्टि से, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है इसको मेंटल पीस मिलेगा लाइफ में, मेंटल पीस इसके साथ में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी, क्योंकि आप जब कंसल्टेंसी देते हैं तो आप सीधा कंसल्टेंसी देके अलग हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने देखा किसी का चंद्रमा बहुत पीड़ित है, मंगल के साथ में है, शनि देख रहा है, या शनि के साथ में है, मंगल देख रहा है, राहु के साथ में है, मंगल भी साथ में हो गया, शनि के साथ में है, राहु भी साथ में हो गया, तो जब चंद्रमा अत्यधिक रूप से पीड़ित हो जाएगा, तो यकीन मानिए आप कितना भी अच्छा उपाय दे लीजिए, कितनी अच्छी कंसल्टेंसी कर लीजिए, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके मन का जो वो द्वंद है वो वैसा ही रहना है, और उसके कारण आपको ये लगेगा कि इस पर कोई उपाय, कोई रेमेडी काम ही नहीं। ये है चंद्रमा। हम बोलते हैं चंद्रमा मनसो जायते। चंद्रमा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? जब आप आगे टाइमिंग ऑफ इवेंट्स देखेंगे, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में आपको पता चलेगा सिर्फ एक ऐसा ग्रह है
जिसकी प्लेसमेंट हमारे पूरे जीवन के कालखंड का निर्णय कर देती है एक बार में, कि हमारा पूरा जीवन में जो हमारा कालखंड है वो ऊपर नीचे किस तरीके से जाएगा, कब कब हमारा जो समय है वो हमें ऊपर लेकर जाएगा, कब हमारा समय जो है वो हमें डैमेज करना शुरू कर देगा। किसी भी कालखंड का निर्णय हम किस तरीके से करते हैं? दशाओं के द्वारा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। और हमारे जीवन में महादशा के साइकिल को कौन प्लैनेट तय करता है? चंद्रमा। चंद्रमा के नक्षत्र के द्वारा हमें दशाएं मिलती हैं, और वो दशा सीक्वेंस जो है वो हमारा तय करता है कि हमारे जीवन का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा टाइम पीरियड वाइज, कब अच्छा है कब बुरा है, ये सब चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो डिसाइड करती है। दैट इज वाई चंद्रमा इज सो इंपॉर्टेंट। ये विशेषता है चंद्रमा की। एक नवजात शिशु के लिए ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। हम नॉर्मली छोटे बच्चों की कुंडलियां नहीं देखते, जो बच्चे की कुंडली हम अवॉइड करते हैं। हमारा ये मानना है कि हम 12 साल तक एक बच्चे की हॉरोस्कोप को ना देखें, लेकिन जीवन के लिए, आयु के लिए, नवजात शिशु की आयु के लिए चंद्रमा की पोजीशन का ठीक होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ज्योतिष में यह माना गया है कि एक बाल अवस्था के अंदर यदि चंद्रमा बहुत पीड़ित अवस्था में होगा तो ऐसे समय में किसी बच्चे की जो है वो अकाल मृत्यु हो सकती है, या उसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। आपने बहुत से बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनके जीवन काल में 3 या 4 वर्ष के अंदर अंदर, या ठीक उसी समय जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक उसी समय मान लीजिए जो है उस बच्चे की कुंडली आपने खोली, उसमें देखा कि चंद्रमा जो है वो बहुत खराब स्थिति में आ गया, वो शनि राहु के अंडर आ गया, वो मंगल के साथ में आ गया, शनि से एस्पेक्ट हो गया, 8वें घर में आ गया, 6ठे घर में आ गया, 12वें घर में आ गया, वहां भी वो मेलेफिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो खासकर ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का 6ठे घर में आना, 8वें घर में आना और 12वें घर में आना, और साथ ही साथ पाप ग्रहों के साथ, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ उसकी युति होना या उन पर दृष्टि होना, ये कहीं ना कहीं आपको बाल अरिष्ट योग की तरफ लेकर जाते हैं। बाल अरिष्ट योग, व्हाट इज बाल अरिष्ट योग? बाला मीन्स चाइल्ड, अरिष्ट मीन्स मिस हैपनिंग। ज्योतिष में अरिष्ट का जो अर्थ है वो है मिस हैपनिंग। तो मिस हैपनिंग का मतलब यह है कि जब चंद्रमा 6, 8, 12 में होगा, पाप ग्रहों से युक्त होगा, तो कहीं ना कहीं ये बाल अरिष्ट योग बनाता है, जिससे एक बच्चे की बहुत जल्दी एज में मृत्यु हो सकती है, या उसको मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आप में से बहुत से लोगों ने अपने हॉरोस्कोप में लगाएंगे और जाएंगे अपने पास में, तो वो देखेंगे कि उनकी लाइफ में भी इस तरीके का जो इवेंट है वो घटित हुआ। जिस तरीके से आप लगन कुंडली को देखते हैं, जिस तरीके से आप लगन कुंडली को देखते हैं, ठीक उसी तरीके से एक और कुंडली है जो बेहद जरूरी है। वो कौन सी? वो है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली आपको बहुत प्रैक्टिस कराई जाएगी चंद्र कुंडली पे, क्योंकि चंद्र कुंडली को कोई तवज्जो नहीं देता है। चंद्र कुंडली को आज तक ये माना गया, अच्छा भाई चंद्रमा किसी राशि में बैठा है, वो चंद्रमा की राशि हो गई, दैट्स इट, इतना काम है जी चंद्र कुंडली का, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी चंद्र कुंडली। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन में जो भी इवेंट घटित होता है वो सबसे पहले अपनी एक पिक्चर, अपना एक रूप जो है
वो निर्धारित करता है कहाँ? आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज जब घटित हो रही होती है, वो चंद्र कुंडली के द्वारा घटित हो रही है। अगर मुझे ये जानना हो कि इस समय ठीक आपके मन में क्या चल रहा है, तो मुझे चंद्र कुंडली इस चीज का पूरी तरीके से एक क्लियर पिक्चर लाकर खड़ी कर देगी कि हाँ, ये व्यक्ति इस समय मन से ये सोच रहा है। कई दफा हमें कुछ इवेंट्स लगन कुंडली से नहीं मिल रहे होते, लेकिन चंद्र कुंडली से मिल जाते हैं। कोई स्त्री है, कोई स्त्री है, उसको बच्चा हुआ। अब आप सबने सोचा, आप सबने कयास लगाया कि जरूर इसका 5वां घर एक्टिव हुआ है और 5वां घर एक्टिव होने की वजह से इसको बच्चा हुआ। आप गए, आपने लगन कुंडली खोली, आपको लगन कुंडली में कहीं 5वें घर का वो नहीं मिला, कहीं पर भी 5वां घर काम करता हुआ नहीं मिला। आप सोच में पड़ गए, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो कहीं से लिंक ही नहीं दिखा रहा। फिर आपने चंद्र कुंडली बनाई। खासकर चाइल्ड बर्थ में चंद्र कुंडली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि चंद्र कुंडली किसको रिप्रेजेंट करती है? मदर को। जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है तो वो चंद्रमा बन जाती है, वो खुद चंद्रमा का रूप बन जाती है, वो खुद मां बन जाती है। दैट इज वाई चंद्र कुंडली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी इवेंट को, आप किसी भी इवेंट को जब चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों से वेरीफाई कर लेते हैं और दोनों जगह उसके ट्रेसेस आपको मिल जाते हैं, तो आप डेड श्योर हो जाते हैं कि हाँ, ये इवेंट जो है इस व्यक्ति के जीवन में घटित होगा। होगा। किसी व्यक्ति को विदेश जाना है, आपने कहा विदेश जाना है, 12th हाउस इसका ऑपरेट करना चाहिए, 12th हाउस ने ऑपरेट नहीं किया। लगन कुंडली में गए, लगन कुंडली में भी 12th हाउस ऑपरेट नहीं कर रहा। जब आपने चंद्र कुंडली बनाई, आपने देखा कि जो महादशा है, जो महादशा का स्वामी है, वो 12th हाउस को रूल कर रहा है। द पर्सन विल गो अब्रॉड। व्यक्ति विदेश चला गया। आप अभी भी लगन कुंडली में खोज रहे हैं, कहाँ है, कहाँ है 12वां घर, किधर से निकला 12वां घर। इसको हम क्या बोलते हैं? जब चंद्र कुंडली को हम यूज करते हैं, लगन को हम यूज करते हैं, और भी किसी कुंडली को हम यूज करते हैं, जैसे सूर्य कुंडली है या फिर कारकांश कुंडली है, हम इनको बोलते हैं अल्टरनेट लग्न। ऑल्टरनेट लग्न, लगना हमारा वही रहेगा जो हमारी लग्न कुंडली है, लेकिन इनको हम ऑल्टरनेट लगना बोलते हैं, और ये हमारी हेल्प करते हैं किसी भी इवेंट को वेरीफाई करने में। क्योंकि अगर कोई इवेंट मेरे को यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, किसी और अल्टरनेट लगना में भी दिख रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं आश्वस्त हो जाता हूं कि हाँ, ये इवेंट जो है ये पूर्ण रूप से घटित होगा। इतनी इंपॉर्टेंट है चंद्रमा की पोजीशन भी और चंद्र कुंडली भी। मंगल, मंगल, मंगल क्या है? मंगल जो है, मंगल आपकी ऊर्जा है। मंगल इज, मंगल की प्लेसमेंट आपको इस बारे में बताएगी कि आप अपनी ऊर्जा को कहां यूज करते हैं। ऊर्जा तो हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम परफॉर्म कर ही रहा होता है, लेकिन आपके जीवन में आप अपनी ऊर्जा
कहां इस्तेमाल करेंगे, कौन सी वो जगह है, कौन सा वो कार्य है जिसको करते ही आप सबसे ज्यादा खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने यारों दोस्तों के बीच में इतना एनर्जेटिक महसूस करते हैं, कोई उनको देखे तो उनको ये बोले, अरे यार घर में तो तू ऐसा लेटा रहता है और यहाँ पे तेरे को पता नहीं क्या हो जाता है कि तू इतना एक्टिव हो गया। कई लोग ऐसे हैं कि घर में पानी का ग्लास भी नहीं पिएंगे और अपने वर्क प्लेस पे उनसे ज्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति कोई नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो थ्रू आउट लाइफ अपनी एनर्जेटिक रहते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सारी ऊर्जा जो है वो अपने घर के अंदर चली जाती है या घर के अंदर वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। तो इन सब चीजों का पता आपको मंगल की प्लेसमेंट से मिलता है कि मंगल जिस भाव में बैठेगा या जिन ग्रहों के साथ में बैठेगा, वो ग्रह जिस भाव को दर्शाएंगे, उन भाव के कारण आप खुद को ऊर्जावान फील करेंगे या अपनी एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज आप उन एरियाज में करेंगे। किसी का मंगल 11th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। 11th हाउस किस चीज का है? हमने पढ़ा सोशल सर्कल का, फ्रेंड्स का। तो व्यक्ति उनके बीच में अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेगा। किसी व्यक्ति का मंगल 2nd हाउस के साथ है तो व्यक्ति अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहता है, अपनी फैमिली के अंदर पूरी तरीके से एक्टिव रहता है। किसी व्यक्ति का मंगल लगन लॉर्ड के साथ हो गया या खुद लगन में ही बैठ गया तो वो व्यक्ति हर तरीके से एनर्जेटिक हो गया, एनर्जी उसके अंदर भरपूर है क्योंकि मंगल खुद ऊर्जा का कारक है। तो जब भी आप मंगल की बात करेंगे तो सबसे पहला जो शब्द आप यूज करेंगे वो है ऊर्जा, एनर्जी। हमेशा मंगल को लेकर हर व्यक्ति बोलता है मंगल मतलब लड़ाई हो गई, मंगल मतलब गुस्सा, लेकिन सबसे पहला जो शब्द है मंगल का वो है ऊर्जा। इसके बाद में आता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा। मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जिसका नैसर्गिक स्वभाव है कॉन्फ्लिक्ट का, झगड़ने का। कहते हैं मंगल छठे वाले व्यक्ति के या तो दुश्मन बहुत होंगे या उसके कर्जा बहुत होगा या उस पे कोर्ट केस बहुत होंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? मैं चाहता हूं कि आप लॉजिक को समझें और उस लॉजिक के बेसिस पर अपना एक प्रिडिक्शन जो है वो बनाए। वो खुद सोचें कि किस तरीके से क्या प्रिडिक्शन बनता है और सामने वाले से पूछें, किसी का मंगल छठे घर में बैठ गया, छठे घर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? रोग आता है, रिपू आता है मतलब शत्रु, और ऋण आता है मतलब डेट, कर्जे। इसलिए मंगल छठे वाले के ऊपर आपको कर्ज भी मिलेगा, आपको वो बीमारी से घिरा हुआ मिलेगा, उसके दुश्मन भी बहुत होंगे, हो सकता है वो कोर्ट केस के अंदर भी घिरा हुआ। मंगल इन 6th हाउस, कहां कॉन्फ्लिक्ट रहेगा? छठे घर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, शत्रुओं के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लड़ाई झगड़े रहेंगे। 7th हाउस में मंगल है, दशा आ गई मंगल की, किसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा? पार्टनर के साथ में रहेगा या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ में रहेगा। 10th हाउस में मंगल है, किसके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा मंगल की दशा में? अपने वर्क प्लेस पे करेगा। एनर्जी, और देखिए ये दोनों कार्य करेगा, ये एनर्जेटिक भी रहेगा और ये कॉन्फ्लिक्ट भी करवाएगा। यानी कि मंगल जब 10th हाउस में होगा और मंगल की दशा आएगी तो अपने कार्य क्षेत्र में एक्टिव भी पूरा रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड भी पूरा रहेगा, लेकिन इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे। He will have disputes also at the workplace. 9th में है तो पिता से झगड़ लेगा या जिन्होंने पढ़ाया उनसे झगड़ लेगा।
सेकंड हाउस में है तो फैमिली डिस्प्यूट करा देगा, थर्ड हाउस में है तो छोटे भाई बहनों के साथ डिस्प्यूट करा देगा, फोर्थ में है तो आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है, आपका सुख स्थान है, आपका सुख स्थान है। कैसे रहोगे सुखी जब मंगल जैसा प्लैनेट आ गया? चौथा घर डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का है, मंगल की दशा आ गई, चौथे घर में मंगल पड़ा है, कैसे एक्ट करेगा? व्यक्ति गया घर से बाहर, बिल्कुल खुश है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक मूड है, घर के अंदर घुसा, चिल्ला चिल्ली चालू, लड़ाई झगड़ा चालू। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस में पड़ा है। फोर्थ हाउस क्या है? आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है। उसने झगड़ा कहां करना है? आपके डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में करना है। मंगल जहां बैठेगा वहां आपका ऊर्जा भी जाएगी, वहां आपका कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्लेनेट ने अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करना ही करना है, वो करेगा ही करेगा। अभी यहां पर किसी ने ये कमेंट में डाला है कि श्री राम जी का 7th हाउस में मंगल था तो वो पार्टनर से नहीं लड़े। बिल्कुल ठीक बात है, पार्टनर से नहीं लड़े 7th हाउस में, लेकिन मंगल है, मंगल तो कारक है कॉन्फ्लिक्ट का। अगर 4th हाउस में मंगल है तो फैमिली से लड़ोगे या फैमिली के लिए लड़ोगे, लेकिन फैमिली आपकी लड़ाई का कारण बनेगा। छठे घर में मंगल है तो कर्जे के लिए लड़ोगे, या जिससे कर्ज लेना है या देना था उससे लड़ोगे। ठीक उसी तरीके से अगर 7th हाउस में मंगल है तो पत्नी से लड़ोगे या पत्नी के लिए लड़ोगे। बट यू विल हैव कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली यू विल हैव कॉन्फ्लिक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 7th में मंगल है किसी के तो उसको ये प्रिडिक्शन दे दो कि आपकी पत्नी को उठा के ले जाएगा, ठीक है? उसमें और भी कॉम्बिनेशंस आते हैं। अगर वो 3-9-12 के साथ है तो उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पत्नी खुद ही भाग जाएगी, ठीक है? तो इन सब चीजों पर बाद में चर्चा करेंगे जब नवांशा देखेंगे। मंगल के बाद, मंगल के बाद राहु, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। क्यों? राहु क्या है? अगर एक शब्द में राहु को डिस्क्राइब किया जाए कि राहु क्या है, राहु आपकी जिद है, राहु आपकी जिद है, जिद। राहु वो प्लैनेट है जिसको चीजें चाहिए, और बोलते हैं ना चाहिए तो चाहिए, उसको नहीं मतलब कहां से लाके दो, कैसे लाके दो, कैसे सर्कमस्टांसेस में दो, सिचुएशन ठीक है कि नहीं है, सिचुएशन खराब है कि नहीं है, चाहिए तो चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि जितने भी लोग किसी भी चीज के विपरीत जाते हैं, चाहे वो धर्म के विपरीत जाना हो, चाहे फैमिली के विपरीत जाना हो, चाहे कर्म के विपरीत जाना हो, चाहे किसी भी चीज के विपरीत जाना हो, उनको विपरीत लेकर जाता है राहु। इसलिए राहु इज योर जिद, राहु इज द प्लैनेट ऑफ अनऑर्थोडॉक्सी,
अनऑर्थोडॉक्सी, ये जो शब्द है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राहु के लिए, क्योंकि ये मैरिज में बड़ा काम आएगा आप लोगों के लिए और करियर में बड़ा काम आएगा। जब आप करियर का चुनाव करते हैं, मैरिज के बारे में देखते हैं, तो इस शब्द को याद रखिएगा राहु के, दैट इज अनऑर्थोडॉक्सी। अनऑर्थोडॉक्सी को बिल्कुल एक कॉमन मैन की तरह समझें तो जो कुछ भी अटपटा है, जो कुछ भी अटपटा है, जो लीक से हटके, वो राहु है। राहु को कोई भी नॉर्मल चीज समझ में नहीं आए, कोई भी ट्रेडिशनल चीज राहु को समझ में नहीं आए। आप बोले कि कल्चर और ट्रेडिशन ये राहु की डिक्शनरी के शब्द नहीं है। जब आप कल्चर की बात करते हैं, जब आप ट्रेडिशन की बात करते हैं, जब आप रिलीजन की बात करते हैं, ये राहु के शब्द नहीं है। राहु नहीं जानता इन सब चीजों को। राहु एक ही चीज जानता है, वो है हासिल करना। और हासिल किस चीज से करता है? वो जुनून से। इसलिए राहु को हम एक व्यक्ति का डीप अटैचमेंट बोलते हैं, डीप अटैचमेंट। राहु की प्लेसमेंट किसी भी हाउस के अंदर या किसी भी हाउस लॉर्ड के साथ में, किसी भी हाउस के अंदर या किसी भी हाउस लॉर्ड के साथ में हो, तो वो आपको आपका डीप अटैचमेंट बताएगा। मतलब वो एरिया बताएगा, वो जगह बताएगा जिसके पीछे, जिस चीज के पीछे आप पागल हो, आप कुछ भी कर सकते हो उस चीज के। आमतौर पर हम बोलते हैं, अगर हम पूछें कि एक मां के बारे में बात करें, तो मां वो पर्सन है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करे, कुछ भी, अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, बट आप किस चीज के लिए कुछ भी करोगे, वो राहु है। ये आपकी डीप अटैचमेंट बताता है, आप डीपली किस चीज के साथ अटैच हो जाओगे। फोर्थ हाउस में राहु है, किसके साथ अटैचमेंट दे देगा आपको? लग्जरी के साथ में, प्रॉपर्टीज के साथ में, कंफर्ट्स के साथ में। व्यक्ति को लग्जरी भी बढ़िया से बढ़िया चाहिए, कंफर्ट भी बढ़िया से बढ़िया चाहिए। अगर फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड के साथ में राहु का संबंध है, तो व्यक्ति लग्जरी के प्रति जो है उसका अटैचमेंट हो जाएगा। फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, तो बच्चे के प्रति पागल होगा या जिसके साथ प्रेम हुआ उस प्रेम में पागल होगा, लेकिन होगा पंचम भाव की चीजों के लिए। टेंथ में है तो प्रोफेशन के प्रति जुनून होगा। मतलब राहु जिस भाव में बैठेगा उस भाव को हासिल करने का जुनून उस व्यक्ति के अंदर डाल दे। साथ ही साथ मैंने एक और शब्द क्या यूज किया राहु के लिए? अनऑर्थोडॉक्सी। अनऑर्थोडॉक्सी, अनऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या होता है? अटपटा, कुछ भी अलग, कुछ भी अलग सा, कुछ भी ऐसा जो कॉमन नहीं, कुछ भी ऐसा जो हर जगह देखने को नहीं मिलता। सेवंथ हाउस में जब राहु होगा तो आपकी मैरिज अनऑर्थोडॉक्स होगी। हो सकता है लव मैरिज हो सकता है आप दूसरे रिलीजन में ही मैरिज कर लें, बिकॉज इट विल ब्रिंग अनऑर्थोडॉक्सी इन योर मैरिज। इट विल ब्रिंग अनऑर्थोडॉक्सी इन योर मैरिज। और कमाल की बात देखिए, राहु अगर सेवंथ हाउस में है और आप एक बिल्कुल ट्रेडिशनल मैरिज करेंगे, नहीं चलेगी, नहीं चलने देगा। उसको चाहिए कोई अलग सा टेस्ट, राहु है वो, तो उसको वैसा नहीं चाहिए। मतलब राहु इन सेवंथ हाउस
will definitely bring some sort of unorthodoxy in your marriage. अब वो अनऑर्थोडॉक्सी कैसी होती है, यहाँ पे जो शब्द है अनऑर्थोडॉक्सी, इसमें अपनी कॉमन सेंस हमने जरूर लगानी। कोई व्यक्ति दिल्ली में जन्मा पला बड़ा, उसका पार्टनर चेन्नई में जन्मा पला बड़ा, वो एक अलग कल्चर का पार्ट रहा, ये एक अलग कल्चर का पार्ट रहा। दोनों सेम कास्ट के हैं लेकिन कल्चर बिल्कुल अलग हो गया, अनऑर्थोडॉक्सी। एक व्यक्ति है एमबीबीएस है, एक व्यक्ति है आईआईटीएन है, दोनों का विवाह हुआ, अनऑर्थोडॉक्सी है। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन है, एक क्रिश्चियन है, एक सिख है, अनऑर्थोडॉक्सी। एक 7 फुट है, एक 5 फुट है, अनऑर्थोडॉक्सी। मतलब समथिंग विच इज नॉट वेरी मच कॉमन इज अनऑर्थोडॉक्सी। तो यहां पर राहु विल ब्रिंग अनऑर्थोडॉक्सी इन योर मैरिज। एंड व्हाट अबाउट 10th हाउस? 10th हाउस का राहु बड़ा ही चमत्कारी राहु, बहुत मैजिकल प्लेसमेंट है राहु की। क्यों? यहां राहु अनऑर्थोडॉक्सी किस चीज में डाल देगा? करियर में। देयरफॉर राहु विल गिव यू सक्सेस इन एनी अनऑर्थोडॉक्स करियर। अगर आपने कोई कॉमन करियर चूज किया, इंजीनियर, डॉक्टर, यहां आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। आप कोई भी ऐसा अनऑर्थोडॉक्स करियर चूज कीजिए जो अनकॉमन है, आपको राहु हाइट्स पे ले जाएगा। पॉलिटिशियंस, दे हैव राहु इन 10th। मूवी स्टार्स, शाहरुख खान हैज गॉट राहु इन 10th। आप में से किसी भी व्यक्ति का जिसका भी राहु 10th हाउस में है, यकीन मानिए जब तक आप अपने ऑर्थोडॉक्स करियर में हैं, किसी भी कॉमन करियर में है, आपको जो है, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आप कोई भी अनऑर्थोडॉक्स करियर चूज कर लेते हैं तब तक। हाँ, अब कई लोग पूछेंगे, अरे मेरा राहु 10th में है, क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं? बन जाइए, डेफिनेटली 100% राहु विल गिव यू सक्सेस ओवर देयर। क्यों? क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स है, हर कोई नहीं बनता, हर कोई करियर नहीं बनाता है। ठीक है, यहां पे फिर क्वेश्चन आया है कि भाव चलित की पोजीशन। सॉरी टू से, मैं ये बात एक बार नहीं बार बार रिपीट किया है, हर क्लास में किया है कि 10 महीने हम भाव चलित का नाम नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे। भाव चलित हमारा पार्ट नहीं है, ये पराशरी है भाई। अब केपी को भूल जाओ, मतलब करते रहो साइड बाय साइड, लेकिन अभी फिलहाल केपी को कहीं पे छुपा दो या तो, लेकिन भाव चलित का नाम नहीं लेना अपने को। हम सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली की बात कर रहे हैं, लगन कुंडली, दैट्स इट। उसमें कोई चीज घुमाई नहीं, कोई चीज इधर उधर नहीं। ठीक है, 10th हाउस में राहु हो, 10th लॉर्ड के साथ में राहु हो, डेफिनेटली आपको जो है वो अनऑर्थोडॉक्स करियर के अंदर ही जो है वो सक्सेस मिलेगी। एक और बात राहु की, जब हम फॉरेन कंट्री की बात करते हैं तो फॉरेन कंट्री के लिए हमें यह बताया गया है कि फॉरेन कंट्री का हाउस कौन सा है? 12th हाउस। 12th हाउस जो है वो फॉरेन कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम कारक की बात करते हैं तो राहु इज द कारक ऑफ फॉरेन। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, राहु अनऑर्थोडॉक्सी का भी कारक है, फॉरेन का भी कारक है। इसलिए जब हम राहु की दशा की बात करते हैं तो व्यक्ति आमतौर पर राहु की दशा में या तो फॉरेन ट्रैवल करता है और कई दफा वो फॉरेन सेटल भी हो जाता है, चाहे राहु का संबंध 12th हाउस से हो या ना हो।
कोई भी प्लेसमेंट हो राहु की, XYZ कहीं भी बैठा हो राहु, ऊपर नीचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कहीं भी राहु की दशा में राहु आपको फॉरेन कंट्री ले जा सकता है। ये कारक है फॉरेन का। बृहस्पति कारक है संतान का, इसलिए हम क्या बोलते हैं, बृहस्पति की दशा में व्यक्ति को संतान प्राप्ति हो जाती है, चाहे बृहस्पति पंचम भाव दिखाए या ना दिखाए। शुक्र कारक है किसका, रिलेशनशिप का। शुक्र के टाइम पीरियड पे जो है वो रिलेशनशिप हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा, जब कारक तत्वों की हम बात करते हैं तो राहु कारक है फॉरेन कंट्री का, इसलिए राहु की दशा में व्यक्ति फॉरेन कंट्री जा सकता है, सेटल होने भी और घूमने भी। इसको प्रिडिक्शन या रेमेडियल पर्पस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर हमसे किसी ने राहु की दशा में पूछा कि भाई मैं फॉरेन कंट्री जा सकता हूं घूमने या सेटल होने, तो डेफिनेटली आप उसका मोरल थोड़ा भी बूस्ट करेंगे और वो थोड़ा भी उस चीज के लिए एफर्ट करेगा तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिल जाएगी फॉरेन कंट्री में सेटल। और फॉरेन कंट्री की जब बात आती है, ये मैं पहले ही दोहरा चुका हूं, फॉरेन कंट्री का अर्थ ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान से अमेरिका गए या यूरोप गए वही सिर्फ फॉरेन है। अगर आप किसी भी ऐसी जगह चले गए जहां आपका कल्चर बिल्कुल बदला हुआ है, अगर कोई दिल्ली से बेंगलोर चला गया, बेंगलोर से दिल्ली आ गया, गुजरात से चेन्नई चला गया, या फिर राजस्थान से मणिपुर, नागालैंड, मेघालय चला गया, वो भी फॉरेन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसी जगह जिसका आपके कल्चर से वास्ता नहीं है, आपके एनवायरनमेंट से वास्ता नहीं है, वो फॉरेन कंट्री है, याद रखिएगा ये चीज। कई दफा आप सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप फॉरेन कंट्री में हो क्या, तो वो कहेगा नहीं जी मैं तो इस टाइम पे चेन्नई में बैठा हुआ हूँ। आपने नजर मारी कि अच्छा इसका बर्थ प्लेस जो है वो कहीं लखनऊ है या दिल्ली है, और वो बंदा बात कर रहा है चेन्नई से, वो ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में है। सही है। राहु की बात करी, अब बृहस्पति। वैदिक ज्योतिष के अंदर राहु जैसे शैतानी ग्रह को इंसान बनाने का काम या उसे लाइन पे लाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह करता है, बृहस्पति। ये वो ग्रह है जो किसी भी ग्रह के साथ जुड़ जाए या किसी भी घर के साथ में इसका रिलेशन बन जाए, ये उस जगह को गंगा जल की तरह शुद्ध कर देता है। ये शुद्धि का कारक है। बृहस्पति इज द कारक ऑफ शुद्धि। बृहस्पति गंगा जल है। गंगा जल के छींटे भी व्यक्ति को पवित्र कर देते हैं। इसी तरीके से बृहस्पति के छींटे किसी भी हाउस को या किसी भी प्लैनेट को पवित्र कर देते हैं। उन छींटों को हम किस रूप में देखते हैं? उन छींटों को हम देखते हैं बृहस्पति के एस्पेक्ट के रूप में, उसकी दृष्टि के रूप में। और कौन सी दृष्टि? खासकर सभी ग्रहों की। अभी दृष्टि के बारे में हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल जब बृहस्पति की बात चल रही है तो हमें उसकी दो एस्पेक्ट्स के बारे में विशेष रूप से बात करनी है और विशेष रूप से उनका ध्यान देना है। वो है दो दृष्टियां, वो है पांचवी दृष्टि और नौवीं दृष्टि। पांचवी दृष्टि बृहस्पति की और नौवीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी उस भाव पर
बृहस्पति का ऐसा प्रभाव होगा जैसे साक्षात ईश्वर ने उन भावों पर जो है वो गंगा जल छिड़क दिया। बहुत टाइम पहले जब हम त्रिक भावों पर चर्चा कर रहे थे, कभी जब हमने ज्योतिष शुरू किया, तो हम बहुत सी चीजों को पढ़ते थे और कई चीजें हमें बताई जाती थी। तो एक बिगिनर के तौर पे एक प्रिंसिपल हमारे सामने आया उठ के कि भाई 6, 8, 12 में जब ग्रह कोई चला जाता है तो वो ग्रह खराब हो जाता है, क्योंकि 6, 8, 12 को हम अच्छा हाउस नहीं मानते। तो ये चीज हमें बताई। फिर हमारा दृष्टियों पर बात आई। तो दृष्टियों की जब हमने बात सुनी तो उस टाइम अपनी आदत हुआ करती थी, हम जिनको अपना आइडियल्स मानते थे, जिन एस्ट्रोलॉजर्स को हमने अपना आइडियल माना, चाहे वो राव साहब हो, चाहे वो के.एस. कृष्णमूर्ति जी हो, चाहे वो बीवी रमन जी हो, तो हमेशा एक दिमाग में ये चीज रहती थी कि जरूर इनकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है जो अलग है। तभी ये उस लेवल के प्रिडिक्टर्स बने कि जिन्होंने किसी भी इवेंट को बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया, 15-15, 20-20 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया। और फिर हमने कुछ ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर देखे जिनके ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, जिनकी नॉलेज में, जिनके विजडम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो प्रिडिक्टर नहीं बन पाए। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है एस्ट्रोलॉजी का। कोई इवेंट प्रिडिक्ट करना, कोई भविष्यवाणी करना और ज्योतिष के द्वारा किसी का मार्गदर्शन करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रिडिक्शन मतलब कि आप भविष्यवाणी कर रहे हो, ये होगा, ये होगा। और जब गाइडेंस दे रहे हो तो ज्योतिष के माध्यम से आप उसको ये बता रहे हो कि देखो तुम्हारे लिए ये सही है, ये गलत है। ये दोनों अलग अलग चीज है। टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रिडिक्टर, one planet is very 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 important and that is Jupiter। और मैंने जुपिटर के साथ में किस चीज की बात करी? मैंने बात की जुपिटर की दृष्टि की, जो है पंचम और नवम। वैसे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि भी अच्छा रोल प्ले करती, लेकिन 5वीं और 9वीं दृष्टि बृहस्पति की ऐसी है जैसे ठीक गंगा जल छिड़का गया। आपका दूसरा भाव, आपका सेकंड हाउस, आपकी वाणी को दर्शाता है। सेकंड हाउस इज योर स्पीच और योर वाणी। अब जब बृहस्पति आपका 10th हाउस में होगा तो 10th हाउस में बैठकर बृहस्पति 5वीं दृष्टि से कौन से घर को देखेगा? सेकंड हाउस को, द हाउस ऑफ वाणी। 8th हाउस में जब जुपिटर होगा वो 7वीं दृष्टि से कौन से घर को देखेगा? सेकंड हाउस को, द हाउस ऑफ वाणी। 6th हाउस में जब जुपिटर होगा तो 9th एस्पेक्ट से किसको देखेगा? सेकंड हाउस को देखेगा, द हाउस ऑफ वाणी। और सेकंड हाउस में जब जुपिटर खुद बैठा होगा तो वो किस हाउस में बैठा होगा? द हाउस ऑफ वाणी। एक शब्द यूज करते हैं हम लोगों के लिए, कई लोगों का बोला हुआ बड़ी जल्दी सत्य हो जाता है, तो हम उसको क्या संज्ञा दे देते हैं? ये तो काली जबान है, ये तो जो बोलता है वो हो जाता है। सेकंड हाउस से यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति का संबंध बन जाएगा दूसरे घर से, आप जो बोलोगे वो सत्य होगा, आपकी प्रिडिक्शन सत्य हो जाएंगी। इस लेवल पर सत्य होंगी कि प्रिडिक्शन देने के बाद आप भी विचार करोगे ये मैंने प्रिडिक्ट किया कैसे था।
आप हिसाब किताब लगा रहे होगे, इवेंट हो जाएगा। कड़वा है परंतु सत्य है। बहुत से लोग सुनकर ये बिलीव नहीं कर पाते, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे क्यों होगा भाई, मेरा तो जुपिटर नहीं है, इसका मतलब मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। देखिए, बात प्रिडिक्ट करने की या नहीं करने की नहीं हो रही। प्रिडिक्ट आप कहीं भी कर पाएंगे, प्रिडिक्ट आप कहीं भी कर पाएंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका बृहस्पति सेकंड में है, 10th में है, 6th में है, कि जिनको ज्योतिष करने की आवश्यकता नहीं, इनको ईश्वर ने वाक सिद्धि देकर भेजा है। वाक, वाक मीन्स सेकंड हाउस, जो वाणी आप बोलोगे। और सिद्धि, सिद्धि आपको कौन देता है? सिद्धि गिवर इज जुपिटर। दैट इज वाई whenever you have placement of Jupiter in second house, so whenever you will have placement of Jupiter in second house or aspect of Jupiter on second house, क्या होगा आपके पास? You will have वाक सिद्धि, you will have वाक सिद्धि, आप लेकर आए। आज बहुत से लोगों को पता चला होगा अपने चार्ट में कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता था या क्यों हुआ। कई लोग नहीं जान पाते कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए होता था, मेरे को दोस्त ऐसा क्यों बोलते थे, अच्छा मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बोलता हूं तो ये बात सत्य हो जाती है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर। सो अगर आपका जुपिटर का ये पोजीशन बन रहा हो कुंडली के अंदर, तो अपनी प्रिडिक्शंस या किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचिएगा। इट्स अ ब्लेसिंग, ये आपकी सुपर पावर है जो आपको मिली है, हर व्यक्ति को नहीं मिली। बहुत सोच समझकर इसको यूज करना है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, आई थिंक सब लोग बोल रहे हैं। एक बार जो लोगों को मैं देख पा रहा हूँ वो एक बार अपना सर हिला दीजिए कि ब्रेक हो रही है। ओके, ब्रेक हो रही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी इतना राहु का चर्चा किया ना हमने, जब भी राहु का डिस्कशन करो कुछ ना कुछ। ये प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। आप कभी भी राहु के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो, राहु का डिस्कशन स्टार्ट कर दो, राहु अपनी इंडिकेशन दे देगा। चमत्कारी प्लेनेट है और इसका काम भी यही है, ये जब आता है दशा में तो आपके चलते हुए कामों को रोक देगा और रुके हुए कामों को चला देगा। ये खूबसूरती है इस ग्रह की। तो हम तो खैर फैन है इसके, पर ये है डिस्टर्ब जरूर करता है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल अभी जो है वो वॉइस क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो बृहस्पति पर थे हम। बृहस्पति गंगा जल है, वो गंगा जल जो किसी भी घर पर पड़ेगा उस घर को वो ब्लेस कर देगा। जब ये सब चीजें हमने देखी, हमने पाया, किसी ने बोला अरे जुपिटर 6th हाउस का बड़ा खराब होता है भाई, लेकिन 6th हाउस का जुपिटर एक और बहुत अच्छा कार्य करता है। वो कार्य ये करता है, अरे यार वाह, नहीं चाहिए। ठीक है, तो 6th हाउस में जैसे जुपिटर है, तो 6th हाउस में जुपिटर क्या करेगा? 6th हाउस में जुपिटर
फिफ्थ एस्पेक्ट से, पंचम भाव की दृष्टि से किस घर को देखेगा? 10th हाउस को। 9th हाउस की दृष्टि से किस घर को देखेगा? 2nd हाउस को। इसलिए 6th हाउस में जुपिटर होगा तो उसने कौन कौन से एरियाज को आपके ब्लेस कर दिया? आपका प्रोफेशन और आपका पैसा। मतलब इस व्यक्ति को ईश्वर ने ब्लेस करके भेजा है कि भाई तू चिंता मत कर, तेरे को जीवन में काम की और पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है वो व्यक्ति धनी बहुत बन जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो धनी बहुत हो जाएगा, वो उसका हाउस लॉर्ड, वो सब चीजें अलग है कि किसका हाउस लॉर्ड कैसा है, वो चार्ट इंटरप्रिटेशन में हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर उसने 2 जगह को ब्लेस कर दिया। 10th हाउस, काम हमेशा रहेगा, हमेशा काम रहेगा, दुनिया के पास काम ना हो, इसके पास काम हो। 2nd हाउस में जुपिटर का दृष्टि आ गया, आपका कोई भी काम पैसे के कारण नहीं रुकेगा। आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास पैसा जो है वो आ जाएगा, कैसे भी आए वो ऊपर वाला अरेंज करेगा। दैट इज जुपिटर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ जुपिटर। इतना ब्यूटीफुल प्लैनेट, ब्यूटीफुल सिर्फ और सिर्फ इस कारण नहीं है कि ये पंचम और नवम से उसको ब्लेस कर रहा है, इसकी ब्यूटी इस कारण से भी है क्योंकि ये आपकी सांस का कारक, सांस का कारक है। जो सांस आप लेते हो, बृहस्पति को हम जीव कारक बोलते हैं, जीव कारक। जीव कौन है? जिसमें प्राण है, तो जुपिटर प्राण है। आप जानते हैं एक वृक्ष ऐसा है जिस वृक्ष को जुपिटर से रिलेट किया गया है, वो वृक्ष है पीपल। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रकृति में वृक्ष हैं उसमें सिर्फ एक वृक्ष ऐसा है पीपल जिसको कहते हैं कि ये 24/7 ऑक्सीजन को एमिट करता है, और ऑक्सीजन का सीधा सीधा संबंध किससे है? बृहस्पति से। इसलिए जब आपको पीपल पूजन करने के लिए बोला जाता है तो पीपल पूजन करने का मतलब ये नहीं होता कि पीपल पर चीनी डाल रहे हो, गुड़ डाल रहे हो, वो सब एक ठीक है, ट्रेडिशन में जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन किसी भी पीपल ट्री को नर्चर करना, नर्चर करने का मतलब है कि उस पीपल ट्री को उसकी देख रेख करना, उसको देख रेख करके उसको पानी देना, उसको सींचना, उसको बड़ा करना, ये बृहस्पति की सबसे अच्छी रेमेडी, ये सबसे बेस्ट रेमेडी बृहस्पति की। आपको कभी भी जीवन में मौका मिले एक पीपल की सेवा करने का, सेवा का मतलब ये नहीं है कि कोई पीपल लगा हुआ है, वहां लगे हुए पीपल पे आप जाके पानी डाल रहे हो, पानी डालने वाले और बहुत मिल जाए, बहुत दुनिया आके पानी डाल रही होगी, इतना डाल रही होगी कि वो एक्सेस में हो जाए, वो मत करना, वो डालने दो जो कर रहा है। लेकिन आपको यदि मौका मिले किसी पीपल को बड़ा करने का, अपने सामने रहते रहते बड़ा करने का, तो ये बृहस्पति को मजबूत करेगा। और जब बृहस्पति मजबूत होता है तो कितनी चीजें आपकी मजबूत होती हैं वो सुनिए। सबसे पहले बृहस्पति कारक है संतान का, संतान का। उसके बाद में बृहस्पति कारक है प्रोस्पेरिटी का, प्रोस्पेरिटी, ये शब्द प्रोस्पेरिटी, इसका वेल्थ से बढ़कर कुछ है। खाली वेल्थ प्रोस्पेरिटी में नहीं गिनी जाती, प्रोस्पेरिटी होती है खुशहाली, प्रोस्पेरिटी होती है बरकत। और जुपिटर कारक है एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन, वृद्धि। किसी भी चीज की वृद्धि की बात करें हम, चाहे संतान की वृद्धि की बात करें, रुपए पैसे की वृद्धि की बात करें, अपने नेम और फेम की वृद्धि की बात करें, किसी भी चीज में आप वृद्धि का जब बात करते हैं, जब वृद्धि शब्द का उपयोग करते हैं, दैट वृद्धि इज रिलेटेड टू जुपिटर, बिकॉज जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, ये बढ़ोतरी का कारक। और बृहस्पति
लक का भी कारक है। जिस तरीके से 9th हाउस कंट्रीब्यूट करता है आपके लक को, 9th लॉर्ड बताता है आपके लक को, ठीक उसी प्रकार बृहस्पति भी बताता है आपके लक को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कारक है किस चीज का? ये कारक है वेल्थ का, पैसे का। सेकंड हाउस को हम वेल्थ गिवर हाउस बोलते हैं। उस सेकंड हाउस का कारक है बृहस्पति, सेकंड हाउस का कारक है। फिफ्थ हाउस जो संतान का है उसका कारक है। 9th हाउस जो भाग्य का है, गुरु का है, उसका कारक है। 11वां घर जो इच्छा पूर्ति करता है, आपको प्रॉफिट्स देता है, उसका कारक है। 12वां घर जो आपको मोक्ष देता है, जो आपको बताता है आपने व्यय कहां करना है, उसका कारक है। दूसरे घर का ये कारक, 5वें का ये कारक, 9वें का ये कारक, 11वें का ये कारक, 12वें का ये कारक। आधी कुंडली अकेले जुपिटर के हाथ में होती है, आपकी बनानी या बिगाड़नी। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। और वो ग्रह जो आपके कल्चर को ध्वस्त करता है, आपके ट्रेडिशन को ध्वस्त करता है, जिसके कारण आप अनैतिक हो जाते हैं, जो है राहु। उस राहु को कंट्रोल करने का जो पावर है वो जुपिटर के पास है। आप जुपिटर को स्ट्रेंथन करोगे, राहु आपकी कुंडली में कहीं भी हो वो कंट्रोल हो जाएगा, कहीं भी हो वो कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए एक क्लासिक डिक्टम क्या कहता है, एक पुराना क्लासिक डिक्टम क्या कहता है कि राहु आपकी कुंडली में कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो 6ठे घर में हो, 8वें घर में हो, 12वें घर में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, कहीं भी उसको रहने दो। यदि राहु पर बृहस्पति की आपकी कुंडली में पंचम या नवम दृष्टि आ गई, तो राहु की दशा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी। अत्यंत शुभकारी जाएगा आपका राहु का समय। अगर राहु पर बृहस्पति की 5th या 9th एस्पेक्ट आ गई, तो राहु आपका पॉजिटिव हो गया, कंट्रोल हो गया आपका राहु। आपको राहु से चिंता करने की जरूरत नहीं। इतनी इंपॉर्टेंस है इस प्लेनेट की। आपको लक क्या चीज देती है? कौन सी चीज है जो आपके लिए भाग्य लेकर आती है? हम हमेशा लकी चार्म्स की बात करते हैं। कोई कहता है कि भाई ये मेरी गाड़ी जब से आई है तब से मैं बहुत प्रॉस्पर हुआ हूं। कोई कहता है जब से मेरी मैरिज हुई है तब से मैं प्रॉस्पर हुआ हूं। कोई कहता है कि मैं जब से अपने गुरु के टच में आया हूं तब से प्रॉस्पर हूं। आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाती क्या है? आपके लिए अबेंडेंस लाती क्या चीज है? आपके लिए क्या चीज जो है वो प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस या लक लेकर आएगी? वो लेकर आएगी वो चीज जो बृहस्पति दर्शाएगा। बृहस्पति जिस भाव के अंदर बैठेगा, बृहस्पति जिस भाव के अंदर बैठेगा या जिन भाव के स्वामियों के साथ में बैठेगा, उन घरों से जुड़ी हुई चीजें आपकी लाइफ में लक या प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, 6ठा घर रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। अब 6ठे घर में बृहस्पति बैठा है, लक कहां से आ रहा है? 6ठे घर से। 6ठे घर में कौन आते हैं? सर्वेंट्स आते हैं, एम्प्लॉइज आते हैं। यकीन मानिए बृहस्पति 6ठे घर में है, आपके पास जितने सर्वेंट्स ऐड होते चले जाएंगे, आपकी वेल्थ उतनी ही मल्टीप्लिकेशन में होती चली जाएगी।
कितनी अलग सी बात है। कोई पूछता है मेरे लिए लकी कौन है, जिसका बृहस्पति छठे घर में है, उसके सर्वेंट्स उसके लिए लकी। रिस्पेक्ट योर सर्वेंट्स। इफ यू हैव जुपिटर इन 6th हाउस, रिस्पेक्ट योर सर्वेंट्स। इफ यू हैव जुपिटर इन 7th हाउस, रिस्पेक्ट योर वाइफ। बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति विजडम है, बृहस्पति लक है। जहां बृहस्पति बैठा है, यू नीड टू पे रिस्पेक्ट टू दैट हाउस। अगर वहां रिस्पेक्ट नहीं गया, आप पूरी तरीके से बृहस्पति को डैमेज कर दो। दुनिया कुछ भी कहे, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट हाउस। और आदमी मार तभी खाता है, यकीन मानिएगा, आप अपनी कुंडली में लगा के देखिएगा इस प्रिंसिपल को। 3rd हाउस में जुपिटर है। आपके छोटे भाई बहन जो मर्जी करें आपके साथ, जितना मर्जी आपको दुख दें, यू नीड टू रिस्पेक्ट देम। आपको उनको ऐसा ट्रीट करना है जैसे अपने गुरु को जो इज्जत देते हैं, वो इज्जत आपने उनको देनी। जुपिटर 4th हाउस में है, आपको अपने बर्थ प्लेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपना मदर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। 4th हाउस में जुपिटर होगा, आदमी मारा मारा फिर रहा होगा। क्यों फिर रहा होगा? वो अपनी जगह को गाली देगा, अरे यार हिंदुस्तान में क्या रखा है, हिंदुस्तान कोई जगह है क्या? 4th हाउस इज द प्लेस वेयर यू बॉर्न। आप जहां पैदा हुए वो चौथा घर है, आपकी माता चौथा घर है, बृहस्पति चौथे घर में। ठीक है, आपको बाहर जाना आप जाइए, आपको दूसरी कंट्री जाना आप जाइए, बट आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा चौथे घर को, नहीं तो बृहस्पति नहीं छोड़ेगा। एबंडेंस नहीं मिलने वाला है, आपका 5 घर बर्बाद हो जाएगा जुपिटर के खराब होने के कारण। दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां, 12वां, यकीन मानिए इन 5 घर के बगैर आप नहीं जी सकते, भाग्य के बगैर नहीं जी सकते। खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, इच्छा पूर्ति आपको चाहिए ही चाहिए, पैसा आपकी रिक्वायरमेंट है ही है, खाना आपकी रिक्वायरमेंट है ही है। इतना इंपॉर्टेंट है बृहस्पति। अभी तक बृहस्पति को बस यही सोचा, अरे ठीक है बृहस्पति तो है यार, क्या आज तो कलयुग है, कलयुग में तो राहु का टाइम है, ये वो। आजकल दिमाग खराब कर दिया एस्ट्रोलॉजर्स ने, ये बोल बोल के शनि राहु के तुम बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति नहीं है। यकीन मानिए आज भी बृहस्पति उतना इंपॉर्टेंट है, और बृहस्पति अपनी पावर दिखाएगा टाइम पर। बृहस्पति अपनी पावर दिखाएगा, चाहे वो पावर कोरोना वायरस के टाइम पे सब कुछ लॉकडाउन करके रामायण और महाभारत शुरू करके भी दिखानी हो उसको, बृहस्पति इंडिकेशंस देगा। बृहस्पति हर जगह इंडिकेशंस देगा, रिलीजन के रूप में दे, कल्चर के रूप में दे, ट्रेडिशन के रूप में दे, वो अपनी इंडिकेशन आपको देगा। आप उसकी इंडिकेशन को ले पाते हो, पकड़ पाते हो, वो आपके ऊपर है। ये सारा एपिसोड जो चल रहा है, जिसको हम कोरोना कोरोना बोल रहे हैं, ये और किसी प्लेनेट का गेम नहीं है। इसको थोड़ा सा समझोगे तो राहु आपने समझा, बृहस्पति आप समझ रहे हो, इन दोनों प्लैनेट्स को समझना, और इसको बजाय एस्ट्रोलॉजिकली एक कॉमन मैन की तरह इसको रिलेट करके देखना कि यार राहु क्या कर रहा है, बृहस्पति क्या कर रहा है। ऐसा लगेगा जैसे आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो। और जो लोग इसके उपाय को पूछ रहे हैं, जो वैक्सीन का इलाज खोज रहे हैं कि अरे इसकी वैक्सीन बनाओ, वैक्सीन ये करो, मेडिकल साइंस ये है वो है, ठीक है, सारी साइंसेस अपनी जगह, सब विद्याएं अपना अपना कार्य कर रही है। डेफिनेटली हम किसी को ऊपर नीचे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअल जो रिजल्ट है या एक्चुअल जो इसका इलाज है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट फिर दोबारा से कोई कोरोना की जगह कोई वायरस आ गया तो वहां पर कौन सा ऐसा प्लेनेट है या कौन सी ऐसी चीज है जो वहां पर भी हमें प्रोटेक्ट करेगी इन चीजों से। वो बृहस्पति आपको आइडिया देगा। बृहस्पति इज द प्लैनेट रिप्रेजेंटिंग शुद्धि, विजडम, लक, एक्सपेंशन, राइट? ये बृहस्पति। अब आते हैं नेक्स्ट, लक की बात कर ली,
पैसे की बात कर ली, वेल्थ की बात कर ली। अब थोड़ा रोने धोने की बात की जाए, दुख की बात की जाए, पीड़ा की बात की जाए, क्योंकि सुखी आदमी हमारे दरवाजे पर आता नहीं है नॉर्मली। आप सब लोगों के पास भी कोई सुखी नहीं है। सुखी आदमी तो आपसे दूर भागेगा, बोलेगा यार ये ऐसे ही खामोखा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। तो सुखी आदमी के तो शब्द ऐसे होते, आपके पास आएगा बेचारा दुखों का मारा, जिसका कोई ना कोई कर्मा अटका हुआ है, कोई ना कोई कर्म जिसका उसको दुखी कर रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज जो उसको निरंतर रूप से पीड़ा दे रही है। इस पीड़ा का पता चलेगा आपको शनि के द्वारा। पीड़ा का, दुखों का, मिजरी, ग्रीफ, डिसिप्लिन, ड्यूटी। हम बड़ा ही छोटा सा शब्द समझते हैं। जब ड्यूटी शब्द आता है हमारे दिमाग में तो हम ड्यूटी को बोलते हैं ठीक है यार, सबका अपना काम है, हमारी ड्यूटी है अपनी फैमिली के प्रति कि उनको खिलाए पिलाए, अपनी ड्यूटी है अपने बच्चों के प्रति कि उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उनको बड़ा करें। लेकिन शनि जिस ड्यूटी की बात करता है वो ड्यूटी इतनी सरल नहीं है, वो ड्यूटी इतनी टफ है, वो कर्मा इतना टफ है कि आप सर पकड़ के रहोगे उस ड्यूटी के कारण, तो छोड़ेगी नहीं आप बोलोगे कि अरे भाई कर करके परेशान हो गया हूं, कर करके मर गया हूं, मेरी जान निकलने को है, लेकिन मेरा कर्म नहीं खत्म हो रहा है यहां पे, मेरा कर्म बंधन नहीं छोड़ रहा है मेरे को यहां से। वो आपको शनि बताता है। शनि वो ग्रह है जो आपको आपके उस एरिया का बताएगा जो एरिया आपको दुख दे। अभी जब हम जुपिटर का डिस्कस कर रहे थे तो हमने जुपिटर 4th हाउस का एक डिस्कशन किया था और हमने क्या कहा था कि जुपिटर जब 4th हाउस में हो तो हमें 4th हाउस को रिस्पेक्ट देनी है। क्यों? बिकॉज वहां हमारी लक है, वहां हमारी एबंडेंस है, वहां हमारी प्रोस्पेरिटी है। 4th हाउस, यहां शनि आपका 4th हाउस में आ गया, कितनी अलग चीज हो। एक तरफ जुपिटर था, अब जुपिटर को छोड़ के शनि आ गया। चलो, जुपिटर ने तो हमारी एक्सपेंशन करा दी थी, हमारी वृद्धि करा दी थी, लेकिन यहां हमें रोना पड़ेगा, यहां हमें रुलाएगा। कौन रुलाएगा? वो भाव रुलाएगा जिस भाव में मेरा शनि बैठा है, उस भाव के कारण रोऊंगा मैं। वो भाव मेरी चिंता का कारण रहेगा, उस भाव के कारण मेरे को दुख होंगे। देखो, शनि को समझना इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि पहले तो शनि दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। उन दो चीजों में पहली क्या आती है? बाउंड्री या लिमिटेशन। शनि किस चीज का कारक है? लिमिटेशन का। ये लिमिट करता है, ये बाउंड्री है। किसी चीज के अंदर बांध देना, किसी चीज के अंदर लिमिट कर देना, ये शनि है। और दुखों का कारण क्या है? शनि है। चौथे घर में शनि, किसने बांध रखा है आपको? कौन है आपकी लिमिटेशंस का कारण? कौन है
जो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है, आपकी खुद की फैमिली है, आपका खुद का जन्म स्थान है। कितनी अजीब बात है कि जब चौथे घर में शनि हो तो व्यक्ति को बोला जाता है कि जितना जल्दी हो सके अपना जन्म स्थान छोड़ दे, नहीं तो अपने जन्म स्थान में रहकर दुखों को प्राप्त करेगा और किसी चीज को प्राप्त नहीं करेगा। तेरी फैमिली का तेरे दुखों का कारण, तेरी पीड़ा का कारण कोई और व्यक्ति नहीं बनेगा। कोई और आकर तेरे को, कोई आस पड़ोसी आकर दुखी नहीं करेगा। अगर चौथे घर में शनि है, तेरी अपनी फैमिली तेरे को दुख देगी या उसके कारण दुख होगा। या तो फैमिली दुख देगी या फैमिली को दुखी देखकर बहुत दुख होगा, या माता को देखकर बहुत दुख होगा। चौथे घर के कारण रोएगा वो व्यक्ति। अभी जब हम मंगल की बात कर रहे थे तो किसी ने कमेंट में बड़ी अच्छी बात कही थी कि मंगल सप्तम भाव में था श्री राम के, लेकिन उनकी लड़ाई नहीं हुई सीता जी से, बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन उन्हें जो लड़ाई लड़नी पड़ी वो सीता जी के कारण लड़नी पड़ी। और प्रभु श्री राम का हॉरोस्कोप जब आप देखते हैं तो उसमें आप शनि को कौन से घर में पाते हैं? 4th हाउस। सैटर्न वाज देयर इन द 4th हाउस। ये रावण नहीं था जिसके कारण उनको इतनी दिक्कत हुई। ये सारा जो खेल रचा गया रामायण का, ये उनके घर से शुरू हुआ। चौथा घर लेने जा रहे थे। चौथा घर क्या होता है जानते हैं आप? जब आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे या पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो दैट 4th हाउस इज द हाउस ऑफ रॉयलनेस। 4th हाउस इज राज सिंहासन। 4th हाउस राज सिंहासन है जहां विराजते हैं आज की डेट में, मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में जो आपके मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये 4th हाउस की कृपा के बगैर नहीं बनते। 4th हाउस इज वेरी प्रोमिनेंट इन देयर हॉरोस्कोप। चौथे घर का जादू है। और चौथे घर में श्री राम की कुंडली में शनि बैठा हुआ है। राज सिंहासन मिलने जा रहा था अगले दिन, नेक्स्ट डे राज सिंहासन मिलने जा रहा था। रात को बोल दिया गया कि वनवास चले जाइए भाई। अब सोच के देखिए कि चौथे घर ने दुख दिए। अगर राज सिंहासन ना मिल रहा होता तो ना तो वन को जाना पड़ता, ना रावण आके सीता जी को हरता, ना ये मारकाट होती, ना ये रामायण बनती। आप जब अपने दुखों से लड़ते हैं, आप जब अपने कर्मों को काटते हैं, वो कर्मों को काटने के बाद ही आप परम धाम को जाते हैं। शनि वो प्लेनेट है जो जिस घर में बैठा है उस घर से जुड़े हुए कर्मों को आपने काटना ही पड़ेगा। कोई पूछे कि शनि के दुखों से पार पाने की रेमेडी क्या है? क्या रेमेडी है? चौथे घर में अगर शनि है तो क्या रेमेडी है? भाग जाओ चौथे घर से, या चौथे घर को गालियां निकालनी शुरू कर दो। अरे बड़े दुख दिए तूने, सुबह शाम मेरे को रुलाता है, क्या अच्छा किया तूने मेरे साथ? नहीं, आपको फेस करना पड़ेगा उस दुख को, उस ड्यूटी को, उस कर्मा को, उस कार्मिक डेट को जो शनि ने वहां पर आपको लाकर दिया है। आपको निभाना पड़ेगा उसको। यू हैव टू बी वेरी ड्यूटीफुल। यू नीड टू बी वेरी ड्यूटीफुल। शनि आपकी कुंडली में जिस घर में बैठेगा उस घर के प्रति आपको ड्यूटीफुल होना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। नहीं तो यहां पर रोने के लिए तैयार रहिए, उसने रुलाना तो है ही। आप चौथे घर में शनि है, फैमिली के लिए व्यक्ति करेगा,
फैमिली क्रेडिट नहीं देगी, रो रहा होगा बैठा हुआ, शनि आएगा फिर लगाएगा उसके मुंह पर एक, बोला चुप बैठ गया, चल चल के फिर ड्यूटी अपनी निभा चौथे घर के लिए, वो फिर करेगा काम, फिर आके रो रहा होगा, फिर बोलेगा चल फिर दोबारा से कर, फिर आएगा फिर बोलेगा चल फिर दोबारा से कर, काटता रहे अपने कर्म। ये चौथा घर छोड़ेगा नहीं तेरे को, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और शनि जिस घर में है उस घर पे जब आप आत्मसमर्पण कर देते हो, जब आप हथियार डाल देते हो, जब आप शनि को बोलते हो कि मार ले जितना मारना है, मैं रेडी हूं इस घर के प्रति, मैं रेडी हूं इस कर्म के प्रति, उस दिन आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। रहस्य है बात में, बात बड़ी छोटी सी है, बात बहुत छोटी है, लेकिन हर आदमी चाहता है मुक्ति, कि भाई मैं तो खुश रहूं। भाई खुश रहने का एक ही तरीका है, आत्मसमर्पण कर दो। वो पीटे चौथा घर पीटने दो, आ जाओ अपनी शरीर को मजबूत कर लो भाई, असर होना कम हो जाए, लेकिन ड्यूटी तो बनती है, करना पड़ेगा। छठे घर में शनि है, सेवा तो करनी पड़ेगी। 7th हाउस में शनि है, पार्टनर के लिए दिन रात करना पड़ेगा। 9th हाउस में शनि है, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति कार्य करना पड़ेगा। 10th हाउस में है तो आपके कर्म स्थान पर, आपके वर्क प्लेस पर आपको जितनी मर्जी पीड़ा हो, जितना मर्जी काम आप पर लादा जाए, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। 11th हाउस में शनि है, जितना मर्जी बच लो आप सोशल सर्कल से, नहीं जाऊंगा, नहीं मित्र बनाऊंगा, दूर रहूंगा, लेकिन यही सोशल सर्कल के बीच में घुसना पड़ेगा। आपको ना चाहते हुए भी उस घर को झेलना है। जितना खुले तौर पर झेलोगे उतना जल्दी शनि अपने बंधन खोल देगा, नहीं तो ऐसा बांध के रखेगा कि पूरी जिंदगी हो जाएगी, रुपया आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, शोहरत आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगी, लेकिन फिर भी आप यही कहोगे कि आज भी मेरे पास सुख नहीं। वो तो तभी मिलेगा भाई जब तक आप अपना अकाउंट सेटल नहीं कर देते। और यकीन मानिए शनि वो चार्टेड अकाउंटेंट है जो कोई हेरा फेरी नहीं करेगा भाई। आप सोचोगे थोड़ा सा इधर से डेबिट क्रेडिट को इधर से वो कर दे, नहीं, कुछ नहीं, वो क्लियर आपका वो चढ़ाएगा जो हिसाब किताब है, जितना प्लस में है जितना माइनस में है वो क्लियर चढ़ेगा। वो नहीं बोलेगा अच्छा इसको आप अपने खर्चे में दिखा दो, नहीं भाई, खर्चे में नहीं दिखा सकते। खर्चा किया है तो वो दिखाएगा, नहीं किया तो वो नहीं दिखाएगा। सैटर्न की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में वो भाव दिखाती है जिस भाव के कारण आपको ड्यूटीफुल होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, जो भाव आपको दुख देगा, जो भाव आपकी पीड़ा का कारण बनेगा। एक और बहुत खूबसूरत चीज है शनि के बारे में। अब देखिए, आपने पढ़ा बृहस्पति जिस घर में होगा, बृहस्पति जिस घर को एस्पेक्ट करेगा, जिस घर को दृष्टि करेगा, उस पर वो गंगा जल छिड़क देगा। और शनि जिस घर में बैठेगा उस घर को प्रोटेक्ट कर देगा। लिमिटेशन है भाई, लिमिटेशन है, बाउंड्री है। जिस घर में बैठेगा उसमें बाउंड्री बना देगा। जब आपने किसी घर की बाउंड्री बना दी तो वो अपने आप सेफ गार्ड हो गया। सबसे मजबूत बाउंड्री किसकी होती है? किलों की होती है। आप कोई भी किला देख लीजिए, आपको सबसे मजबूत उसकी बाउंड्री मिलेगी। इतनी बड़ी बड़ी जो है वो बाउंड्री वॉल मिलेंगी। अंदर चाहे स्ट्रेंथ कुछ भी ना हो, लेकिन दीवारों पर जाके देखो तो कोई
न्यूक्लियर बॉम्ब भी शायद उसको ना भेद पाए। तो शनि जो है ये वो बाउंड्री है जो उस घर के अंदर बनाता है जिस घर में ये रहता है, इसलिए शनि जिस घर में बैठेगा उसको प्रोटेक्ट भी करेगा। अब इसको रिलेट करके देखना कितनी खूबसूरत है एस्ट्रोलॉजी। चौथे घर में कौन आता है? आपकी फैमिली, आपकी इमीडिएट फैमिली। शनि किसका कारक है? दुखों का कारक है। मैंने शब्द का क्या कहा कि शनि यहां पर किसको प्रोटेक्ट करेगा? फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। अरे फैमिली जिंदा रहेगी, फैमिली बची रहेगी, तभी तो आपको दुख देगी। इसलिए शनि उस भाव को प्रोटेक्ट करेगा ताकि उसको वो ठीक रख सके, ताकि वो आपको रुलाए। पंचम भाव में शनि है, आदमी बच्चों के कारण टेंशन में है, तो यकीन मानिए बच्चे की उम्र बहुत लंबी है, जब तक जिएगा इस व्यक्ति का खून पिएगा। शनि पंचम में है। शनि जिस भाव में बैठेगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। बृहस्पति जिस भाव को देखेगा उसको प्रॉस्पर करेगा, जिस भाव में बैठेगा उसको डैमेज करेगा। शनि और बृहस्पति के लिए ये बड़े ही क्लासिक डिक्टम हैं, और इन डिक्टम को हमेशा कुंडली के अंदर ध्यान रखिएगा, हमेशा। चाहे आपको एक ही समय के कितने भी हॉरोस्कोप मिले, लेकिन फिर भी जब आपके पास में बृहस्पति और शनि को आपने कंसिडरेशन में लाना है, तो ये दो चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। बृहस्पति जिन भावों को देखेगा उनको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, जहां बैठेगा उसको डैमेज करेगा। शनि जिस भाव में बैठेगा उसको प्रोटेक्ट करेगा, जिस भाव को देखेगा उसको डैमेज करेगा। उसको डैमेज करेगा। शत्रु कौन से घर से देखते हैं आप लोग? छठे घर से, सिक्स्थ हाउस एनिमीज का है। चौथे घर में शनि बैठा है, तीसरी दृष्टि कौन से घर पे जा रही है? छठे घर पे। किसको डैमेज करेगी वो? शत्रुओं को डैमेज करेगी। इफ यू हैव सैटर्न इन फोर्थ हाउस, शनि फोर्थ हाउस में है, आदमी रो रहा है किसको लेकर? फैमिली को लेकर, रुला रही है फैमिली, ठीक है। चौथे घर में बैठा है शनि, प्रोटेक्ट किसको कर रहा है शनि? फैमिली को कर रहा है। डिस्ट्रॉय किसको कर रहा है? थर्ड एस्पेक्ट पे कौन है? शत्रु है, उसको कर रहा है। अगेन कमिंग बैक टू द हॉरोस्कोप ऑफ प्रभु श्री राम, सैटर्न इन फोर्थ हाउस, हु वाज द एनिमी इन फ्रंट ऑफ हिम? रावण। उससे बड़ा या उससे पावरफुल शत्रु मिल सकता था क्या? छठे घर को कौन रूल किया? उनके सिक्स्थ हाउस को कर्क लगन में कौन रूल किया? बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? वर्ण से कौन है? मैंने वर्ण आप लोगों को बताए थे। वर्ण से कौन है बृहस्पति? बृहस्पति इज ए ब्राह्मण। कौन था रावण? रावण वाज अ ब्राह्मण, और उच्च कोटि का ब्राह्मण था। बृहस्पति एक्सॉल्टेड है उनकी कुंडली में। सिक्स्थ लॉर्ड जुपिटर एक्सॉल्टेड इन लग्ना, कोई छोटा मोटा शत्रु नहीं होगा। व्हेन यू हैव सिक्स्थ लॉर्ड एक्सॉल्टेड इन योर होरोस्कोप, आपका छोटे मोटे लेवल के शत्रु से पाला नहीं पड़ेगा, कोई गली का गुंडा नहीं छेड़ेगा आपको आके। ये बोला मैंने, आपको सीधे दाऊद इब्राहिम से ही पंगा लेना है वहां पर। आपको एक्सॉल्टेड शत्रु मिलेंगे। छठे भाव का प्लैनेट जब एक्सॉल्टेड हो जाएगा तो आपके रास्ते में जो रुकावटें आएंगी, जो 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 शत्रु आएंगे, वो छोटे मोटे नहीं आएंगे, वो बहुत बड़े लेवल के आएंगे। इतने बड़े लेवल के आएंगे कि आप जब उनसे लड़ोगे तो आपका नाम इस वजह से हो जाएगा कि देखो इस बंदे ने उससे पंगा लिया, इसने उससे लड़ाई लड़ी।
ये है छठा भाव। वहां पर किसने खेल रचाया? शनि ने। कौन से घर में बैठा था? चौथे घर में। कौन से घर को देखा? तीसरी दृष्टि से कौन से घर को देखा? छठे घर को। किसको नाश किया? क्योंकि शनि किसको नाश करेगा? उस घर का नाश करेगा जिसको देखेगा। वहां कौन? वहां कोई ग्रह नहीं बैठा, खाली था। छठे घर में दृष्टि दी, कर दिया। यह है सैटर्न। जुपिटर और सैटर्न के ये डिक्टम हमेशा ध्यान में रखने हैं। जब तक आप ज्योतिष करोगे, वैदिक ज्योतिष जब तक करोगे जीवन में, बृहस्पति जहां देखेगा वो आबाद है। बृहस्पति जहां देखेगा वो आबाद है, शनि जहां देखेगा वो बर्बाद है। शनि जहां बैठेगा वो आबाद है, शनि जहां देखेगा वो बर्बाद है। बृहस्पति जहां बैठेगा वो बर्बाद है, जहां देखेगा वो आबाद है। ये दोनों चीजों को याद रखिएगा। सैटर्न और जुपिटर की मिक्स मत करिएगा, दोनों के अलग चीजें। बृहस्पति हानि कर देगा उस जगह की। किसी ने कहा 10th हाउस में बृहस्पति है जी, 10th हाउस से उसने दृष्टि किसको दी? सेकंड हाउस को दी। सेकंड हाउस में आपका फाइनेंस है, फाइनेंस अच्छा रहेगा, पैसा रहेगा व्यक्ति के पास। छठे घर में दृष्टि आ गई बृहस्पति की 10th हाउस से, तो व्यक्ति को पैसे भी आते रहेंगे, जॉब उसकी अच्छी चलेगी, जॉब उसकी अच्छी चलेगी। छठा घर जॉब का है, सेवा का है। लेकिन 10th हाउस में बृहस्पति बैठा है, प्रोफेशन को अनस्टेबल रखेगा, प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी रखेगा, कर्म के अंदर अनस्टेबिलिटी रखेगा। प्रोफेशन, बेशक आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन उथल पुथल मचाए रखेगा पूरे जीवन भर। चाहे 10th हाउस में बैठा हो। वहीं जब शनि 10th में बैठेगा तो आपके प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करेगा, उसको आबाद करेगा। आपको दुख मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, क्योंकि दुखों का भी कारक है, लेकिन आबाद भी करेगा, क्योंकि जिस घर में बैठेगा उसको आबाद भी करना है उसने। ये बृहस्पति और शनि है। जब आप आगे एस्पेक्ट्स पढ़ोगे कि बृहस्पति का एस्पेक्ट क्या करता है, मंगल का क्या करता है, शनि का क्या करता है, तब और आपको रहस्य पता चलेंगे बृहस्पति और शनि के, कि बृहस्पति का 5वां एस्पेक्ट कहीं पड़ा तो क्या हुआ, 9वां पड़ा तो क्या हुआ, शनि का 3रा पड़ा तो क्या हुआ, 10वां पड़ा तो क्या हुआ, मंगल ने 4था दिया तो क्या हुआ, 8वां दिया तो क्या हुआ। एक प्लैनेट से बहुत कुछ निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। बुध, बुध है बुद्धि, बुध है बुद्धि। जुपिटर ज्ञान है, बुध आपकी बुद्धि है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका चातुर्य है। इस दुनिया में बहुत से लोगों को, कोई किसी को बेवकूफ बता देता है, कोई बोलता है ये बहुत इंटेलिजेंट है। अगर आप पढ़े इतिहास में जाके, तो इस दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े इन्वेंटर हुए हैं, उनमें से एक एडिसन भी हुए हैं, उनको स्कूल से निकाल दिया गया था ये बोलकर कि ये बालक मंद बुद्धि है, ये मंद बुद्धि है। अब जब होरोस्कोप देखो तो पता चलता है क्यों मंद बुद्धि कहा गया।
लेकिन इतनी बड़ी चीज इन्वेंट कर दी, वो क्यों करी? उसके भी अपने कारण हैं, उसमें भी कुछ कॉम्बिनेशंस हैं अपने, चाहे राशियों के हैं, हाउसेस के हैं, प्लैनेट्स के हैं। लेकिन बुध कारक है बुद्धि, और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई चतुराई ना हो और वो उस चतुराई को कहीं ना कहीं लगाता ना हो। अब ये बात अलग है कि कोई व्यक्ति अपनी चतुराई को बोलने में इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति अपनी चतुराई को मार्केटिंग में इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति अपनी चतुराई को अपने घर में इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति अपनी चतुराई को कुछ नया सीखने में, नया जानने में, लर्निंग में इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति किसी चतुराई को अपनी प्रॉब्लम्स के साथ टैकल करने में इस्तेमाल करता है या अपने डेली रूटीन में करता है, कोई व्यक्ति रिलेशनशिप के अंदर या बिजनेस के अंदर अपनी चतुराई को यूज करता है, कोई व्यक्ति अपनी चतुराई को दूसरे के पैसे निकालने में या किसी रहस्य को जानने में इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति अपनी चतुराई को हायर लर्निंग में या कुछ बड़ा सीखने में इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति अपनी चतुराई को अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति अपनी चतुराई को गेम्स बनाने में, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में या अपने सोशल सर्कल में यूज करता है, और कोई व्यक्ति अपनी चतुराई को यहां यूज करता है कि वो अपने पैसे को कहां खर्चे या कहां ना खर्चे। कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास चतुराई मौजूद नहीं है। यकीन मानिए, बुध हर किसी की कुंडली में, ऐसी किसी की कुंडली नहीं है जिसमें बुध नहीं होगा। आप किसी राह चलते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को भी देखें जिसको आप देखकर ये बोले तो पागल है, देखो ये कैसे घूम रहा है, ये आदमी पागल हो चुका है, मेंटली रिटार्डेड है, यकीन मानिए आप उसकी कुंडली देखेंगे, आप उसकी कुंडली से भी ये जान पाएंगे कि इस हालत में भी ये अपनी चतुराई को कहां लगा रहा होगा। ये आपको मरकरी से पता चलता है। मरकरी की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में वो एरिया आपको बताती है जिस एरिया में आप अपनी चतुराई का प्रयोग करते हैं। किसी के 10th हाउस में मरकरी है, अपने प्रोफेशन के अंदर अपनी इंटेलिजेंस को यूज करेगा, घर में नहीं करेगा। 11th में है तो अपने सोशल सर्कल के अंदर बड़ा इंटेलिजेंटली अपनी इंटेलेक्ट लगाएगा, अपनी सूझबूझ लगाएगा। 12th हाउस में है तो कहाँ पैसा खर्चना है, किसको कितना देना है, कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है, यहाँ अपनी सूझबूझ लगाएगा। 2nd हाउस है तो मनी मैटर्स के अंदर अपनी जो है बैंकिंग के अंदर अपनी चतुराई का इस्तेमाल करेगा, अपनी वाणी के अंदर चतुराई का इस्तेमाल करेगा, वाक चातुर्य होगा उसमें। लगन में बुध बैठा है तो हम कहेंगे व्यक्ति स्वयं चतुर होगा। लेकिन कई दफा हमारी शक्ति ही हमारी कमजोरी बन जाती है। अब लगन में जिसके मरकरी होगा वो हर जगह अपनी इंटेलेक्ट यूज करेगा, हर जगह वो इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करेगा, हर जगह अपनी इंटेलेक्ट लगाने की कोशिश करेगा, वही उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे भाई, इंटेलेक्ट कहीं कहीं तो लगाई जाती है, ये थोड़ी आप जहां चलोगे वहां इंटेलेक्ट लगाओगे। कहीं इंट्यूशन भी लगानी है, कहीं विजडम भी लगाना है, लेकिन क्या करें, लगन में जब मरकरी बैठा हो तो 4th हाउस में बैठा है तो घर के अंदर चतुराई लगाएगा, प्रॉपर्टी के अंदर चतुराई लगाएगा, कहाँ प्रॉपर्टी बनानी है, घर के अंदर क्या क्या करना है, नया घर कहाँ खरीदना है। 5वां घर है तो सारी चतुराई कुछ ना कुछ नया सीखने में जाएगी। चलो आज गूगल पे ये पढ़ लेते हैं, आज वो पढ़ लेते हैं, आज ये किताब ले आते हैं, आज वो किताब ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसका
मरकरी यूज होगा। 6th हाउस में मरकरी है तो जो अपना वर्क एरिया है, जहां वो जॉब करता है, वहां लगाएगा। 7th हाउस में है तो अपने बिजनेस में लगाएगा। 8th हाउस में है तो 8th हाउस दूसरे का पैसा, दूसरे से पैसा कैसे निकालना है 8th हाउस के मरकरी से बेटर कोई नहीं जानता। 8th हाउस का मरकरी खड़े खड़े पैसा निकाल देगा सामने वाले, उसका इंटेलिजेंस वहां पर है। 8वें घर में आपका पैसा नहीं आता, सामने वाले का पैसा आता है। गंजे को कंघी बेचने का जो हुनर है वो मरकरी 8th देता है। 8th हाउस को बहुत बैड मानते हैं, आमतौर पर बोलते हैं भाई यहाँ पे पीड़ा होती है, मरकरी जैसा प्लेनेट आ जाए पीड़ा देगा। लेकिन यकीन मानिए पराशरी ज्योतिष में मरकरी 8th को एक्सट्रीमली गुड माना गया है, एक्सट्रीमली गुड। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है मरकरी इन 8th एज पर पराशरी। हर प्लेनेट अपने कारक तत्व लिए हुए है। अब आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों का क्या काम रहेगा कि आपको जो मैंने प्लैनेट्स वाला जो लेसन दिया है, प्लैनेट्स वाला लेसन, ये एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। और यकीन मानिए अब आप इसको करेंगे ना तो अब आपकी बुद्धि और तीव्रता से काम करेगी उस चीज के प्रति। जो प्लैनेट्स वाला लेसन है उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, ये 6 प्लैनेट्स को, उसके एक एक शब्द को उसमें स्टडी कीजिएगा, एक एक शब्द को। अब जब आप उसको स्टडी करेंगे, अब जब आप वो एग्जांपल्स देखेंगे तो देखिएगा आपको कितना क्रिस्टल क्लियर वो चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अपने बाकी 3 प्लैनेट्स हैं जो बच गए उनको कवर करेंगे, और हमारे प्लैनेट्स को लेकर जो भी हम लोगों के क्वेश्चंस हैं अभी तक के, वो बारी बारी सब लोगों के क्वेश्चंस हम लेंगे। तो आप लोगों ने जो अपने 6 प्लैनेट्स हैं इनको अच्छे से कवर करना है, इनको ढंग से पढ़ना है, और इसको पढ़ के अपनी अपनी कुंडली के अंदर जो है वो लगा के, ठीक है जी। चलिए प्लैनेट्स को कवर करते हैं, उसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर्स, और फिर हम मूव करेंगे किस पर, राशियों पर। और जब हम अपने प्लैनेट्स, हाउसेस और राशि को कवर कर लेंगे तब हमारा जो एक काफी बड़ा जो पोर्शन है, करीबन हम 3-4 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए रखेंगे, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एंड दैट इज हाउ टू इंटरप्रीट अ बर्थ चार्ट। एक बर्थ चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, क्या समझा जाता है। एक बर्थ चार्ट आपके सामने आ गया, आपके सामने पड़ गया, क्या निकालोगे इसमें से, क्या क्रक्स क्या है इसका, प्रिडिक्शन कैसे बनाओगे। सामने आके बंदा बैठा, आपको अभी के अभी प्रिडिक्ट करना है, उसके लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है सोचने का, समझने का, अभी के अभी प्रिडिक्ट करना है, कैसे करोगे। तो हाउ टू इंटरप्रेट अ बर्थ चार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और उस पार्ट के अंदर हमने जितना कुछ भी अब तक किया है, चाहे वो हमने वर्ण किए हो, चाहे हमने तत्व किए हो, चाहे हमने कोई भी चीज की, वो सब चीजें उसके अंदर हम करेंगे। वो क्रक्स होगा हमारे अभी तक के प्लैनेट्स, हाउसेस और राशियों का। इन तीनों चीजों को क्लब करके हम वहां पे पढ़ेंगे, तब फिर हम अपना आगे जो है वो मूव ऑन करेंगे। ठीक है जी। तो क्लास आप लोगों की आज की समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीक सेम टाइम पर क्लास रहेगी। शुभ रात्रि, जय श्री राम।